उपनिवेशवाद शब्द से तो आप परिचित हैं, लेकिन इसके पूर्ण प्रभावों को प्रायः या तो छोड़ दिया जाता है, या गलत समझा जाता है, या फिर अधूरे रूप में ही समझा जाता है। उपनिवेशवाद शब्द का आशय प्रायः या तो एक देश पर किसी अन्य देश के मात्र राजनीतिक नियंत्रण से लिया जाता है, या फिर कुछ लोग तो भारत में अंग्रेजी शासन के विस्तार को ही इसका पर्याय समझ लेते हैं। लेकिन आपको यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि एक देश पर किसी अन्य देश का राजनीतिक नियंत्रण या भारत में अंग्रेजी शासन उपनिवेशवाद के घटक मात्र है, और केवल ये ही उपनिवेशवाद के सार तत्व नहीं है। वस्तुतः उपनिवेशवाद एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। उपनिवेशवाद को परिभाषित करने से पहले हमें दो बातें याद रखना आवश्यक है। एक, उपनिवेशवाद को विश्वव्यापी अवधारणा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसमें कई देश भेद भिन्न क्षमता में सम्मिलित थे। उदाहरण के लिए, जहां एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश उपनिवेश के रूप में इसके शिकार रहे, तो वहीं फ्रांस, ब्रिटेन, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल आदि यूरोपीय देश औपनिवेश शक्तियों के रूप में लाभान्वित रहे थे। उपनिवेशवाद ने इन्हीं यूरोपीय राष्ट्रों के हितों का पोषण किया। 2, उपनिवेशवाद को एक संरचना के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें राजनीतिक नियंत्रण शामिल है। जब हम उपनिवेशवाद को संरचना के रूप में देखने की बात करते हैं तो औपनिवेशिक शक्तियों के हितों, नीतियों, कार्यों, आधुनिकीकरण के विभिन्न कदमों, नई शिक्षा प्रणाली, अंग्रेजी भाषा पर जोर, विचार और विचारधारा आदि सभी को परस्पर संबद्ध करके देखना चाहिए, क्योंकि ये सभी एक ही सुनियोजित रणनीति के ताने बाने हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद आवश्यक रूप से उपनिवेश, उदाहरण के लिए भारत, और औपनिवेशिक राष्ट्र, उदाहरण के लिए इंग्लैंड, की अर्थव्यवस्था का व्यापार और वाणिज्य के द्वारा एकीकरण है। इसके एकीकरण का लक्ष्य जहां तक हो सके औपनिवेशिक शक्ति के हितों की अभिवृद्धि करना है। यह उपनिवेश की अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक शक्ति की अर्थव्यवस्था का पूर्णतया अधीनस्थ बना देता है। अब हमें उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताओं पर दृष्टिपात करना चाहिए। विशेष रूप में उपनिवेशवाद दो देशों के बीच संबंध है, शासक और शासित का संबंध। एक देश द्वारा दूसरे देश पर राजनीतिक नियंत्रण का संबंध। इस राजनीतिक नियंत्रण का उद्देश्य उपनिवेश को अपने अधीन रखना और उपनिवेश की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण बनाए रखना है। ये अधीनीकरण मुख्यतया व्यापार और वाणिज्य के द्वारा होता है। ये अधीनीकरण अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि समाज के सभी क्षेत्रों को यह अपनी परिधि में समेट लेता है। अर्थव्यवस्था, समाज, शासन व्यवस्था, संस्कृति, संस्थाओं, विचारों और लोगों के दिमागों तक फैला यह अधीनीकरण स्थायी नहीं होता, बल्कि एक प्रक्रिया है जो विभिन्न चरणों में फैलती चली जाती है। भारत की ही तरह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में ऐतिहासिक रूप से यह उपनिवेशवाद तीन भिन्न चरणों से गुजरा। प्रत्येक चरण में अधीनीकरण का एक भिन्न स्वरूप रहा और जिसका प्रभाव उपनिवेशवाद की अर्थव्यवस्था, समाज और शासन व्यवस्था पर भिन्न रहा। औपनिवेशिक राष्ट्र की स्वयं की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक परिवर्तनों द्वारा ही परिवर्तन आए। उपनिवेशवाद को व्यापक रूप से समझ लेने के बाद अब हमें इसके तीन चरणों पर दृष्टिपात करना चाहिए। 1.2 उपनिवेशवाद के चरण। उपनिवेशवाद के चरणों के संबंध में कुछ बातें याद रखनी चाहिए। औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उपनिवेश के अधिशेष, सरप्लस अप्रोप्रिएशन, की चोरी करना उपनिवेशवाद का केंद्रीय तत्व था। प्रत्येक चरण को अधिशेष की चोरी के नए तरीके के आधार पर वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे उपनिवेशवाद पल्लवित होता गया और एक चरण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, तो अगले चरण के लिए अधिशेष चोरी के नए तरीके विकसित होते गए। किन्हीं दो चरणों के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। यदि
एक चरण की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद अगले चरण में पहुंचा तो पहले वाले चरण की विशेषताएं उसमें भी विद्यमान रही, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे चरण की कुछ विशेषताएं अवश्य थी जो उसे पहले चरण से अलग करती थी। अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण अधिशेष चोरी का जो स्वरूप एक उपनिवेश में प्रमुख था, कोई जरूरी नहीं कि दूसरे उपनिवेश में भी वही स्वरूप रहा हो। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह आवश्यक नहीं था कि उपनिवेशवाद के सभी चरण सभी उपनिवेशों में एक ही स्वरूप में विद्यमान रहे हों। इसलिए तीसरा चरण, जिसके बारे में आप इस अध्याय के उपभाग 1.23 में पढ़ेंगे, भारत में क्षीण था। दूसरा चरण, जिसके बारे में आप उपभाग 1.22 में जानेंगे, इंडोनेशिया में क्षीण था और पहले और दूसरे चरण, उपभाग 1.21 व 1.22 मिस्र में क्षीण रहे थे। अब हमें उपनिवेशवाद के चरणों की भिन्न भिन्न विशेषताओं पर दृष्टिपात करना चाहिए। 1.21 प्रथम चरण व्यापार एकाधिकार और राजस्व चोरी का काल। प्रथम चरण में उपनिवेशवाद के मूल उद्देश्य इस प्रकार थे। एक, अन्य यूरोपीय व्यापारियों की तुलना में उपनिवेश के व्यापारियों और उत्पादकों पर एकाधिकार स्थापित करना। इसके अलावा जब भी हथकरघा में काम करने वालों या उत्पादकों को औपनिवेश एकाधिकार स्थापित करना। इसके अलावा जब भी हथकरघा में काम करने वालों या उत्पादकों को औपनिवेश राज्य द्वारा नौकरी पर रखा जाता था, उनमें अधिशेष को इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं हड़पा जाता था जैसे औद्योगिक पूंजीपति करते थे, बल्कि व्यापारी शोषक के रूप में करते थे। 2. राज्य शक्ति का प्रयोग करके अधिशेष या राजस्व की सीधी चोरी करना होता था। औपनिवेशिक राज्य को अपने उपनिवेश को अपने अधिकार में बनाए रखने के लिए विपुल आर्थिक संसाधनों की जरूरत पड़ती थी, जैसा सेना, किले, हथियार आदि की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त उपनिवेश के अधिशेष की सीधी चोरी करने के लिए वित्तीय आवश्यकताएं भी होती थी। चूंकि उपनिवेश तो औपनिवेशिक देश से ज्यादा आयात नहीं करते थे और औपनिवेशिक देश को उपनिवेश के माल को खरीदना पड़ता था, तो ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक राष्ट्र को अधिक वित्त की जरूरत पड़ती थी। इस प्रकार प्रत्यक्ष चोरी किया हुआ अधिशेष औपनिवेशिक देश के व्यापारियों, निगमों और लेन देनकर्ताओं के लाभ का एक स्रोत था। उपनिवेश में कार्यरत अधिसंख्यक यूरोपीय लोगों ने भी ऊंचे वेतन, रिश्वत आदि के रूप में उपनिवेश के वित्तीय संसाधनों के बहुत बड़े भाग की चोरी की थी। यहाँ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक, उपनिवेशवाद के इस चरण के दौरान अधिशेष की लूटपाट और प्रत्यक्ष चोरी करने वाले तत्व काफी शक्तिशाली थे, और 2, औपनिवेशिक उत्पादकों का कोई महत्वपूर्ण माल उपनिवेश में आयात नहीं होता था। इस काल के दौरान औपनिवेशिक शासन की मूल विशेषता यह रही कि उपनिवेश में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं लाया गया, जैसे प्रशासन, अल्पविराम, न्याय व्यवस्था, परिवहन और संचार, कृषि और औद्योगिक उत्पादनों के तरीकों, वित्तीय संगठन या व्यावसायिक प्रबंधन के स्वरूप, शिक्षा और बौद्धिक क्षेत्र, संस्कृति और सामाजिक संगठनों आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। केवल सैन्य संगठन और तकनीकी में परिवर्तन किया गया, क्योंकि उपनिवेश में समकालीन स्वतंत्र सरदार और शासक इस प्रकार के परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे थे। राजस्व संग्रह को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन के शीर्ष ढांचे में भी बदलाव लाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन तरीकों से औपनिवेशिक सत्ता उपनिवेश के अधिशेष की चोरी कर रही थी, उनके लिए उपनिवेश में कोई आधारभूत सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिवर्तनों की जरूरत नहीं थी। वैसे भी औपनिवेशिक शासक गांवों तक घुसने की आवश्यकता महसूस नहीं करते थे। 1.22 द्वितीय चरण
व्यापार द्वारा शोषण का काल उस समय औपनिवेशिक राष्ट्रों में नवोदित औद्योगिक और व्यावसायिक हितों में उपनिवेशों के शोषण करने के तत्कालीन तरीके को अस्वीकृत किया और शोषण को अपने हितों की सिद्धि के अनुकूल बनाने की आवश्यकता महसूस की। इस समय उपनिवेशों पर नियंत्रण एक लंबी अवधि तक चलने वाली अवधारणा बन गई थी, तो औपनिवेशिक राष्ट्र के पूंजीपति वर्ग ने सम्मिलित रूप से अधिशेष चोरी के स्वरूपों की मांग की। यह वर्ग इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से नहीं निकलने देना चाहता था। यह माना गया कि इस वर्ग के लाभ के लिए लूटपाट का तरीका पुनरुत्पादन की स्थितियों के सृजन के अन्य तरीकों से अपेक्षाकृत कम सक्षम था। औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग इस बात से संतुष्ट था कि उपनिवेश में उनके द्वारा उत्पादित माल की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इसके लिए उपनिवेश के निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके वैसे भी कई कारण थे। एक, यदि उपनिवेश अपना निर्यात बढ़ाता तो वो और अधिक आयात खरीद सकता था। इसमें उपनिवेशी को लाभ कृषिगत और खनिज उत्पादों से ही हो सकता था। उपनिवेश के निर्यात से एक तो संपदा का निकास हो सकता था, दूसरे व्यावसायिक लाभ अर्जित करने व उपनिवेश में कार्यरत यूरोपीय को पेंशन इत्यादि देने के लिए विदेशी मुद्रा मिल सकती थी। 2. मेट्रोपोलिस कच्चे माल और खाद्यान्न के लिए साम्राज्य से बाहर निर्भर होना चाहते थे, इसलिए उपनिवेश में कच्चे माल के उत्पादन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। औपनिवेशिक शासक उपनिवेश को इस प्रकार का बना सकते थे, अतः उपनिवेश को कृषिगत और खनिज संपदा के क्षेत्र में एक पुनरुत्पादक उपनिवेश के रूप में विकसित किया जाना साम्राज्यवादियों के लिए आवश्यक बन गया था। 3. एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुपूरक के रूप में उपनिवेश को इस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता था कि वो उसके तैयार माल के लिए बाजार भी बन जाए और कच्चा माल का भंडार भी बन जाए। इस प्रकार उपनिवेशवाद के दूसरे चरण का सार इसमें है कि यह उपनिवेश को व्यवसाय में ऐसा अधीनस्थ सहभागी बनाता था जो कच्चा माल निर्यात करे और उत्पादों का आयात करे। इसके साथ महंगे दाम पर माल बेचने और सस्ते दाम पर खरीदने के व्यापार द्वारा भी उपनिवेश के अधिशेष की चोरी की गई। उपनिवेशवाद के इस चरण से वे देश भी नहीं बच सके जो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र थे। उपनिवेश के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक ढांचे के तहत तो इस चरण में उसका शोषण नहीं किया जा सकता था। इसलिए इस संरचना को इस प्रकार परिवर्तित करना था कि उससे औपनिवेशिक हितों अभिवृद्धि हो सके। यह पुनर्गठन विकास और आधुनिकीकरण के नाम पर किया गया। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में उपनिवेश की अर्थव्यवस्था का विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से इस प्रकार एकीकरण किया गया जिससे औपनिवेशिक शक्ति को लाभ पहुंचे। इस एकीकरण के लिए उपनिवेश में विदेशी व्यापार को स्वतंत्र बना दिया गया। यह स्वतंत्रता विशेष रूप से औपनिवेशिक राष्ट्र के हितों को मद्देनजर रखकर दी गई। इसके परिणामस्वरूप इस काल में उपनिवेश औपनिवेशिक राष्ट्र से भी अधिक स्वतंत्र व्यापार वाले देश में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक पूंजीपतियों को उपनिवेश में कारखाने लगाने, व्यापार करने, परिवहन और खनन के क्षेत्र में कार्य करने की खुली छूट दे दी गई। कुछ मामलों में यह छूट उद्योग स्थापित करने के लिए भी दी गई। औपनिवेशिक राष्ट्र ने इन पूंजीपतियों को सक्रिय रूप से आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायता दी, जबकि स्वयं उनके देश में हस्तक्षेप के सिद्धांत का बोलबाला था। कृषि संबंधी संरचना में परिवर्तन इस उद्देश्य से किए गए जिससे वहां पूंजीवादी खेती की शुरुआत करके उपनिवेश को एक पुनरुत्पादन देश में बदल दिया गया। ठीक इसी प्रकार परिवहन और संचार व्यवस्था को उन्नत बनाने के भी प्रयास किए गए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रशासन के क्षेत्र में किए गए। औपनिवेशिक राष्ट्र के तैयार माल को बेचने,
के लिए और इसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए गांवों और कस्बों के अंदर तक पहुंचना आवश्यक था और इसके लिए औपनिवेशिक प्रशासन को अधिक व्यापक और विस्तृत बनाया गया। उपनिवेश का कानून व्यवस्था को तो पूरी ही तरह ही परिवर्तित कर दिया गया था। इस समय उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेश में पश्चिमी पूंजीवादी कानूनी और न्याय व्यवस्था लागू कर दी गई। ये परिवर्तन आपराधिक विधि, संविदा विधि और नागरिक विधि प्रक्रिया से ही संबंधित रहे। विवाह और वसीयत सहित वैयक्तिक कानून इन परिवर्तनों की परिधि से बाहर ही रहे। नए विस्तृत और व्यापक प्रशासनिक तंत्र की जरूरत को देखते हुए आधुनिक शिक्षा की भी शुरुआत की गई, लेकिन आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य उपनिवेश के समाज और संस्कृति को भी परिवर्तित करना था। उपनिवेशवाद के इस दूसरे चरण में एक उदार साम्राज्यवादी राजनीतिक विचारधारा तथा साम्राज्यवादी राजनेताओं और प्रशासकों के ऐसे वर्ग अस्तित्व में आए जो उपनिवेश के लोगों को लोकतंत्र और स्व शासन की कला में प्रशिक्षित करने की बात करते थे। उस समय यह विश्वास किया जाता था कि यदि उपनिवेश के लोग कानून और व्यवस्था के सद्गुणों, व्यापारिक संविदाओं की बाध्यता, स्वतंत्र व्यापार और आर्थिक विकास आदि को सीख लेते तो औपनिवेशिक राष्ट्र द्वारा उपनिवेश से अपना प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण हटा लेने के बाद भी उपनिवेशवाद के आर्थिक हितों का निर्वाह हो सकता था। यहाँ इस एक पहलू पर ध्यान देना आवश्यक है। औपनिवेशिक सत्ताधारियों ने उपनिवेश का अर्थ विकास जानबूझकर नहीं किया। इसके विपरीत उनके सभी प्रयास उपनिवेश व इस प्रकार विकसित करने पर केंद्रित थे कि वो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अधीनस्थ रूप में उसका सहायक हो सके। वस्तुतः अर्थ विकास किसी की इच्छा के परिणामस्वरूप नहीं हुआ, बल्कि यह तो व्यापार के उपनिवेशवाद की कठोर कार्य प्रणाली और उसकी आंतरिक विसंगतियों के न टाले जा सकने वाले प्रभाव के रूप में सामने आया। अधिशेष निकासी के पूर्व के तरीके इस चरण में भी जारी रहे और इनकी कार्यप्रणाली का महाजाल बन गए। इसके साथ साथ उपनिवेश को तो अपनी पुनर्संरचना की कीमत चुकानी पड़ी। उपनिवेश के किसानों पर और भार डाल दिया गया। 1.23 तृतीय चरण विदेशी निवेश और उपनिवेशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का काल विश्व अर्थव्यवस्था में कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उपनिवेशवाद में एक नया चरण आया। कई यूरोपीय देशों, उत्तरी अमेरिका और जापान में औद्योगिकरण का प्रसार, उद्योगों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग का परिणामस्वरूप औद्योगिकरण की रफ्तार का तेज होना और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के साधनों में क्रांति के कारण विश्व बाजार का और अधिक एकीकरण हो जाना। अब नए, सुरक्षित और एकाधिकारी बाजार के लिए सघन संघर्ष शुरू हो गया था। यह संघर्ष कृषि और कच्चे खनिजों तथा खाद्यान्नों के स्रोतों को ढूंढने के लिए भी था। इन सब के अलावा घर में पुनरुत्पादन के विस्तार और उपनिवेशों व अर्ध उपनिवेशों के शोषण के बढ़ने से विकसित पूंजीवादी देशों में पूंजी का विपुल संचय हो गया। इसके साथ साथ कई देशों में पूंजी की ओर ध्यान केंद्रित होने लगा तथा बैंक की पूंजी का औद्योगिक पूंजी के साथ विलीनीकरण हुआ। इसके परिणामस्वरूप पूंजी का बड़े पैमाने पर निर्यात हुआ और पूंजी निवेश के लिए एकाधिकारी क्षेत्रों की खोज आरंभ हुई। अब बाजार, कच्चे माल के स्रोत और पूंजी निर्यात तीनों पहलू एक दूसरे से परस्पर संबद्ध हो गए थे। साम्राज्यवादी राष्ट्रों के बीच विश्व के विभाजन और पुनर्विभाजन का संघर्ष तीव्र हो गया और पुराने उपनिवेशों को नए तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा। उनके सामाजिक अधिशेष और मानव शक्ति को इस संघर्ष में मुकाबले के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था। उपनिवेशवाद ने इस चरण में औपनिवेशिक राष्ट्रों के महत्वपूर्ण राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्यों का पोषण किया। राष्ट्रवाद, साहस और साम्राज्य के महिमामंडन और औपनिवेशिक शक्ति अपने राष्ट्र में उभरते सामाजिक मतभेदों को शांत करने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी।
यह कार्य साम्राज्य के साझा हितों के नाम पर बड़ी आसानी से किया जा सकता था। विशेष रूप से लोकप्रिय प्रजातंत्र के विकास और वयस्क मताधिकार लागू किए जाने का मुकाबला करने के लिए साम्राज्य और भव्यता का सहारा लिया जा सकता था, क्योंकि ये पूंजीपति वर्ग के राजनीतिक आधिपत्य के लिए एक खतरा बन सकती थी, और इसने समाज पर आधिपत्य के वैचारिक तंत्र का महत्व बढ़ा दिया। इस आधिपत्य में साम्राज्य के विचारों ने बढ़ती हुई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उपनिवेश प्राप्ति के आरंभिक चरण में उन पर औपनिवेशिक नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए कठिनतम प्रयत्न किए गए। शुरुआती दौर की उदार साम्राज्यवादी नीतियों का स्थान अब प्रतिगामी साम्राज्यवादी नीतियों ने ले लिया। औपनिवेशिक शासन को स्थायी बनाने को अब भी कीमत पर आवश्यक माना गया, लेकिन यह विशेष रूप से औपनिवेशिक पूंजी को आकृष्ट करने और उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए था। एक बार फिर पूर्व प्रचलित अधिशेष चोरी के तरीके इस चरण में भी बने रहे। वास्तव में कुछ उपनिवेशों में, उदाहरण के लिए भारत, अधिशेष चोरी के पहले वाले तरीके तीसरे से अधिक महत्वपूर्ण बने रहे। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से उपनिवेशवाद के तीसरे चरण का तात्पर्य उपनिवेश पर नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ बनाने से था। इस चरण में उपनिवेश के प्रत्येक बंदरगाह, कस्बे और गांव को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया। प्रशासन जब अधिक नौकरशाही, नदी विस्तृत और प्रभावी बना दिया गया था। उपनिवेशवाद की विचारधारा में अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब उपनिवेश के लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रशिक्षित किए जाने की बात दफन हो गई और उपनिवेश विरोधी आंदोलनों के बढ़ते दबाव के कारण ही बाद में पुनर्जीवित हुई। इसके स्थान पर परोपकारी निरंकुशता की बात की जाने लगी, जिसके अनुसार उपनिवेश के लोगों की स्थायी अपरिपक्वता के कारण उन पर स्थायी ट्रस्टीशिप लागू रखने की बात कही गई। उपनिवेश के लोगों की भौगोलिक स्थिति, वंश, जलवायु, इतिहास, सामाजिक संगठन, संस्कृति और धर्म को ऐसे कारणों में गिनाया गया जिनके कारण ये लोग स्वशासन के लिए स्थायी रूप से अयोग्य समझे जाते थे। इस तरह का विचार उपनिवेशवाद के द्वितीय चरण के उस विचार का उल्टा, जिसमें कहा गया था कि उपनिवेश के लोगों को भी प्रशिक्षित और शिक्षित करके यूरोपीय लोगों के समान बनाया जा सकता है। इस चरण में भी तुच्छ उद्देश्यों से उपनिवेश की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति को पुनर्संगठित करने की प्रक्रिया जारी रही। हालांकि सामाजिक और सांस्कृतिक आधुनिकीकरण को प्रतिबंधित करने की प्रवृत्ति अवश्य विकसित हुई। औपनिवेशिक प्रशासन अत्र सामाजिक और सांस्कृतिक प्रश्नों के संबंध में तटस्थता का अवलंबन करने लगा था और स्वदेशी संस्थाओं और विचारों के संरक्षण के नाम पर उठने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक विरोधी आंदोलनों का समर्थन करने लगा था। 1.3 भारतीय समाज में औपनिवेशिक हस्तक्षेप। अब हमें उपनिवेशवाद के उस प्रभाव पर दृष्टिपात करना चाहिए जो उसने भारतीय जीवन के विविध पहलुओं और लोगों पर छोड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमशः सामान्य रूप से विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से संबद्ध हो गई थी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारतीय समाज के भी प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। आइए इस हस्तक्षेप की प्रकृति और विषय वस्तु को देखें। 1.3 एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप भारत अंग्रेजी राज के कारण पश्चिमी जगत के संपर्क में आया, जिसके परिणामस्वरूप जो विचार पश्चिमी यूरोप में विकसित हुए थे उनका भारत में भी प्रवेश हुआ। व्यापार और यात्रा के जरिए भारत का न केवल एरिया बल्कि यूरोप के देशों से सदियों पुराना संबंध रहा। इस तरह के स्रोतों द्वारा पश्चिमी जगत की घटनाओं की जानकारी भारत को 18वीं शताब्दी से ही मिलती रही थी। भारतीय लोगों को बौद्धिक जीवन पश्चिम के बुद्धिवाद, मानवतावाद, लोकतंत्र और संप्रभुता जैसे विचारों से प्रभावित हुआ।
इन विचारों के प्रभाव से भारतीयों की दृष्टि न केवल अपने समाज, अर्थव्यवस्था और सरकार के प्रति आलोचनात्मक हो गई, बल्कि वे भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की वास्तविक प्रकृति को भी समझने लगे। ये विचार कई माध्यमों से फैले, जिनमें शिक्षा, प्रेस, पंफलेट और जनसभाएं प्रमुख हैं। हालांकि आधुनिक शिक्षा का प्रसार काफी सीमित था। वैसे तो विदेशी शासकों का रुख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के प्रति उपेक्षित था, लेकिन 1858 के बाद तो उनका रुख उच्च शिक्षा के प्रति भी शत्रुतापूर्ण हो गया। जब अनेकों शिक्षित भारतीय अपनी आधुनिक शिक्षा द्वारा साम्राज्यवादी और अंग्रेजी शासन की उपनिवेश विरोधी राजनीति आंदोलनों को संगठित करने लगे, तो अंग्रेज प्रशासकों ने उच्च शिक्षा को निरंतर नियंत्रित और सीमित करना आरंभ कर दिया। शिक्षा का संगठन और तरीका, उद्देश्य, प्रकार, विषय सामग्री आदि उपनिवेशवाद की सेवा करने के उद्देश्य से तैयार की गई। औपनिवेशिक विशिष्टता के कारण भारतीय शिक्षा में आए कुछ अन्य पहलुओं पर भी हमें दृष्टिपात करना चाहिए। इनमें से एक आधुनिक तकनीकी शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की जाना था, जो आधुनिक उद्योगों के विकास और उद्भव के लिए मूलभूत आवश्यकता थी। भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने पर बल दिया जाना एक अन्य पहलू था। इससे न केवल जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार अवरुद्ध हुआ, बल्कि इसने तो शिक्षित भारतीयों और जनसाधारण के बीच भी एक महत्वपूर्ण भाषाई और सांस्कृतिक खाई पैदा कर दी। शिक्षा को पर्याप्त राशि आवंटित न किए जाने से धीरे धीरे शैक्षिकी मानदंड निम्न स्तर पर पहुंचने लगे। इसके अलावा छात्रों को विद्यालयों और महाविद्यालयों में फीस देनी पड़ती थी, तो इससे भी शिक्षा माध्यम और उच्च वर्ग तथा शहरों और कस्बों के लोगों का एकाधिकारी सद्गुण बन गई। नए आर्थिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित नवीन विचारों तथा अंग्रेजी शासन ने भारतीय जनता के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह प्रभाव सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में परिलक्षित हुआ और बाद में यह गांवों तक पहुंच गया। आधुनिक उद्योगों, यातायात के नए साधनों, बढ़ते शहरीकरण तथा कारखानों, कार्यालयों, चिकित्सालयों और विद्यालयों में महिला कर्मियों की बढ़ती संख्या के परिणामस्वरूप सामाजिक परिवर्तन को नई दिशा मिली। सामाजिक एकाधिकारिता और जातीय कठोरताएं ध्वस्त हो गई। पुरानी भूमि और ग्रामीण संबंधों के संपूर्ण विघटन ने देशभर में जातीय संतुलन को अस्त व्यस्त कर दिया। हालांकि बहुत सारी बुराइयां भी थीं, फिर भी पूंजीवाद के प्रवेश से धन और लाभ कमाना सामाजिक स्तर का आधार बन गया और ये सामाजिक गतिविधियों सर्वाधिक वांछनीय बन गई। आरंभ में औपनिवेशिक राष्ट्र की नीतियों ने उपनिवेश में सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित किया। आर्थिक लाभ कमाने और अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने भारतीय समाज को आधुनिक बनाने का प्रयास भी किया। कुछ सीमा तक कुछ अधिकारियों में सामाजिक अन्याय, भारतीय जाति व्यवस्था तथा समाज में महिलाओं की हीन दशा को देखकर मानवतावादी भावना भी विकसित हुई। इस स्तर पर सुधारों में ईसाई मिशनकारियों ने भी योगदान दिया, लेकिन बहुत ही शीघ्र उपनिवेशवाद की मूलभूत प्रकृति और दूरगामी हितों के कारण सामाजिक सुधारों के प्रति औपनिवेशिक नीतियां बदल गई। इसके बाद तो अंग्रेजों ने सामाजिक सुधारों से अपना हाथ खींच लिया और वे समाज के रूढ़िवादी और प्रतिगामी तत्वों का साथ देने लगे। 1.32 अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप। स्वदेशी भारतीय अर्थव्यवस्था पर उपनिवेशवाद के प्रभाव को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमें अर्थव्यवस्था की विभिन्न इकाइयों, कृषि, व्यापार और उद्योग का अलग अलग अध्ययन करना चाहिए। कृषि का प्रभाव। अंग्रेजों ने भारत की कृषिगत अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण फेरबदल तो किया, लेकिन यह सब भारतीय कृषि के विकास के उद्देश्य से नहीं किया गया, बल्कि राजस्व संग्रह करने, सभी अधिशेषों का अपने लिए उपयोग करने और यहाँ के अधिशेषों का अपने लिए उपयोग करने और यहाँ की कृषि को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की सहायक बनाने के लिए किया गया। पुरानी संस्थाओं और संबंधों को समाप्त कर दिया।
गया और इनकी जगह नए संबंधों ने ले ली। अंग्रेजों ने भू, राजस्व और काश्तकारी की दो प्रमुख व्यवस्थाएं लागू की। इनमें पहली न जमींदारी व्यवस्था थी, इसे बाद में महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से उत्तरी भारत में लागू किया गया। दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी की थी। इस व्यवस्था से काश्तकार किसानों को नुकसान हुआ। उन्हें ऊंची दर पर लगान अदा करना पड़ता था और सभी व्यवहारिक उद्देश्यों से वे एक किराएदार की हैसियत से कार्य करते थे। उन्हें बहुत सारे अवैध देयों का भुगतान करना पड़ा और जबरन बेगार करनी पड़ती थी। इस नई व्यवस्था द्वारा भूमि की मालिक सरकार बन गई थी। काफी बाद 1901 में क्रमिक रूप से राजस्व दर घटा दी गई, लेकिन तब तक कृषि अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में अंग्रेजों की नीतियों का एक दुष्परिणाम यह निकला कि देश भर में धन उधार देने वाला साहूकार वर्ग एक वर्ग महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। राजस्व की ऊंची दरों और संग्रह के कठोर तरीके के कारण काश्तकारों को करों के भुगतान हेतु धन उधार लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था। काश्तकारों को उधार ली गई राशि का ऊंची दर पर ब्याज अदा करना पड़ता था और उन्हें फसल सस्ते दामों पर ही बेच देनी पड़ती थी। दूसरी तरफ साहूकार अपने लाभ के लिए न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र से जोड़ तोड़ बिठाकर रखते थे। सरकार तो वास्तव में इन साहूकारों की सहायता करती थी, क्योंकि बिना इनकी सहायता से वो न तो राजस्व संग्रह कर सकती थी और न ही निर्यात के लिए कृषिगत उत्पादों को बंदरगाहों तक पहुंचा सकती थी। फसल के निर्यात के लिए काश्तकारों को तैयार करने के लिए भी सरकार को इन साहूकारों की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन साहूकारों ने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। जमींदारी और रैयतवाड़ी की व्यवस्थाओं के द्वारा भूमि का बड़े पैमाने पर उसके वास्तविक स्वामियों से साहूकारों, सौदागरों, कर्मचारियों और धनी किसानों के हाथों में हस्तांतरण हुआ। इससे भूस्वामित्ववाद देश भर में महत्वपूर्ण बन गया। इस व्यवस्था से किराया प्राप्त करने के कार्य में लगे बिचौलिए भी पनपे। नए भूस्वामियों और जमींदारों का पुराने जमींदारों के मुकाबले भूमि से कम ही संबंध रहा। भूमि के इन स्वामियों ने परेशानियों से बचने के लिए किराया संग्रह के अधिकार बिचौलिए किराया संग्रहकर्ताओं को आंशिक रूप से दे दिए। अंग्रेजी राज के कारण कृषि संबंधों की एक नई संरचना विकसित हुई। नई व्यवस्था में कृषि के विकास की कोई संभावना नहीं थी। नए वर्ग समाज के ऊपरी और निचले छोर पर बैठ गए। ऊपर छोर पर भूस्वामी, बिचौलिए और साहू लोग थे और निचले स्तर पर काश्तकार, हिस्सेदार और कृषि मजदूर थे। नई व्यवस्था न तो पूंजवादी थी, न सामंतवादी और न ही मुगलों की व्यवस्था को जारी रखा गया था। यह उपनिवेशवाद द्वारा सृजित एक नई व्यवस्था थी जो अपनी प्रकृति में अर्ध सामंती और अर्ध औपनिवेशिक थी। दुर्भाग्य से इस सब के परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ाने या कृषि का आधुनिक तरीके से विकास करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कृषिगत व्यवहार अपरिवर्तित रहा। उन्नत किस्म के बीज, उन्नत साधनों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। गरीब काश्तकारों के पास खेती के सुधार के लिए कोई संसाधन नहीं थे। भूमिपतियों को कोई आकर्षण नहीं था और औपनिवेशिक सरकार का तो व्यवहार ही विचित्र भूस्वामियों जैसा था। सरकार का तो सारा ध्यान अच्छा राजस्व एकत्रित करने की ओर रहा और उसने भारतीय कृषि के विकास और समृद्धि के लिए कोई कदम नहीं उठाए। नतीजन उत्पादन के क्षेत्र में लंबा ठहराव आ गया। 20वीं शताब्दी के बारे में कृषि संबंधित आंकड़ों के अनुसार भी उत्पादन के क्षेत्र में अच्छी स्थिति नहीं थी, जबकि संपूर्ण कृषि उत्पादन में 1901 एवं 1939 के बीच 14% की गिरावट आई। खाद्यान्न के प्रत्येक व्यक्ति पर कैपिटा उत्पादन में इस समानतापूर्ण में 24% की कमी आई। यह गिरावट अधिकतम 1918 के बाद आई।
व्यापार और उद्योग पर प्रभाव। ब्रिटिश भारत सरकार ने इंग्लैंड के हितों की पूर्ति के लिए कृषि की तरह ही व्यापार और उद्योग पर भी नियंत्रण किया। निस्संदेह इससे भारत में व्यापारिक क्रांति हुई और भारत का संबंध विश्व बाजार से हुआ, किंतु इसने भारत को अधीनता की ओर धकेल दिया। विशेष रूप से 1858 के बाद विदेशी व्यापार में काफी वृद्धि हुई और 1899 में यह 213 करोड़ रुपए हो गया। 1924 में यह सर्वाधिक 758 करोड़ रुपए रहा। किंतु विदेशी व्यापार में यह प्रगति भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सकारात्मक नहीं थी, न ही उससे भारत के लोगों की जीवन दशा सुधारने में कोई योगदान मिला। वस्तुतः विदेशी व्यापार को भारत की अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक व विश्व पूंजीवाद पर निर्भर बनाने के एक साधन के रूप में अपनाया गया था। विदेशी व्यापार में यह वृद्धि न तो स्वाभाविक थी और न ही सामान्य थी, बल्कि यह तो साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए थोपी गई थी। विदेशी व्यापार की प्रकृति काफी असंतुलित थी। भारत में ब्रिटिश की बनी हुई वस्तुओं का ढेर लग गया तथा ब्रिटेन व अन्य देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल का उत्पादन और निर्यात कराया जाने लगा। विदेशी व्यापार के कारण देश में आय के वितरण पर विपरीत असर पड़ा। इस नीति से कृषकों और शिल्पकारों से संसाधनों का हस्तांतरण धन उधार देने वालों व विदेशी पूंजीवादियों के हाथों में हो गया। इस अवधि में भारतीय विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह था कि निर्यात आयात की अपेक्षा हमेशा अधिक रहा। किंतु हमें यह नहीं सोच लेना चाहिए कि यह भारत के हित में था। इस निर्यात से भारत को अन्य देशों पर भविष्य के लिए कोई अधिकार नहीं मिले, बल्कि भारतीय पूंजी और संसाधनों का निकास ही हुआ। यह भी स्मरणीय है कि विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग विदेशी लोगों के हाथ में था। लगभग सारा व्यापार विदेशी जहाजों द्वारा ही होता था। ब्रिटिश शासन की नीति का एक प्रमुख दुष्परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण और शहरी हस्तशिल्प उद्योगों का शैन्य पतन और विनाश हो गया। इससे भारत को न केवल एशिया और यूरोप के विदेशी बाजारों से हाथ धोना पड़ा, बल्कि बड़े पैमाने पर मशीनों से बनी सस्ती वस्तुओं से भारतीय बाजार भर गए। इसके बाद तो स्वदेशी शिल्प उद्योग लगभग समाप्त हो गया। स्वदेशी उद्योगों के विनाश और रोजगार के अन्य साधनों के अभाव के कारण लाखों शिल्पी खेती करने के लिए बाध्य हुए। इस प्रकार भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया। इस प्रकार यह स्पष्ट ही होता है कि 1947 तक भारत में औद्योगिक विकास काफी कम व धीरे धीरे हुआ। किसी भी स्थिति में इसे औद्योगिक क्रांति या उसकी शुरुआत भी नहीं माना जा सकता। उससे अधिक प्रमुख बात तो यह थी कि यह सीमित विकास भी स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ, विदेशी पूंजी के नियंत्रण में हुआ। इसके अलावा औद्योगिक ढांचा इस प्रकार का था कि इसका और विकास ब्रिटेन पर और अधिक निर्भरता बढ़ता। भारी पूंजीगत सामान और रसायन उद्योगों का पुनर्तः अभाव था। इनके बिना तेज और स्वतंत्र औद्योगिक विकास बहुत कठिन था। मशीनी यंत्रों, अभियांत्रिकी और उद्योगों का तो जैसे अस्तित्व ही नहीं था। यही नहीं, तकनीकी के क्षेत्र में भी भारत पुनर्तः साम्राज्यवादी देशों पर निर्भर था, क्योंकि तकनीकी अनुसंधान का कोई कार्य देश में चलाया ही नहीं गया था। 1.33 शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के अलावा ब्रिटेन ने तत्कालीन शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन करना चाहा। इस क्षेत्र में हस्तक्षेप का प्रमुख उद्देश्य भारतीय क्षेत्र से अधिक लाभ कमाना व भारत पर ब्रिटेन की पकड़ को और मजबूत बनाना था। भारत सरकार का पूरा प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया और विकसित किया गया। इस दृष्टि से कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया, ताकि निर्विघ्न रूप से भारत से व्यापार किया जा सके तथा यहां से संसाधनों जारी रह सके। शोषण। अब हम ब्रिटेन द्वारा भारत में शुरू की गई कुछ प्रमुख संस्थाओं व्यवस्थाओं पर
नजर डालेंगे नागरिक सेवाएं। भारत में नागरिक सेवाओं का शुभारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। जैसा हमने पहले अध्याय में देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू से ही पूर्वी देशों में अपना व्यापार ऐसे कर्मचारियों के द्वारा किया जिन्हें कम वेतन दिया जाता था परंतु जिन्हें निजी रूप से व्यापार करने की छूट थी। बाद में जब कंपनी प्रादेशिक बन गई, ये कर्मचारी ही प्रशासनिक कार्य करने लगे। ये कर्मचारी अब काफी भ्रष्ट हो गए। स्थानीय जुलाहों, हस्तशिल्पियों, व्यापारियों और जमींदारों के दमन, राजाओं और नवाबों से घूस और उपहार आदि लेकर तथा अवैध निजी व्यापार के द्वारा अपार पूंजी कमाकर ये कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर इंग्लैंड चले गए। लॉर्ड क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस भ्रष्ट प्रकृति को रोकने के प्रयास किए किंतु वे कुछ हद तक ही सफल रहे। कॉर्नवालिस, जो 1786 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने अनुभव किया कि जब तक कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाता उनसे कुशल और सच्ची सेवाओं की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए उसने व्यापार तथा घूस और उपहार स्वीकार करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए कठोर नियम लागू किए। साथ ही कंपनी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए गए। उदाहरण के लिए जिला कलेक्टर को 1500 अधिक लाभ कमाना व भारत पर ब्रिटेन की पकड़ को और मजबूत ₹1500 प्रतिमाह वेतन तथा जिले से प्राप्त राजस्व पर 1% कमीशन देना निश्चित किया गया। इसलिए वेतन की दृष्टि से कंपनी की नागरिक सेवाएं विश्व की श्रेष्ठतम सेवाएं हो गई थी। कॉर्नवालिस ने वरिष्ठता को पदोन्नति का आधार बनाया ताकि इन सेवाओं के सदस्य बाह्य प्रभावों से स्वतंत्र रहकर कार्य कर सकें। सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने देखा कि यद्यपि नागरिक कर्मचारी प्रायः बड़े क्षेत्र पर शासन करते हैं परंतु वे 18 वर्ष के आस-पास की अपरिपक्व आयु में भारत आते हैं तथा उन्हें अपना कार्य आरंभ करने से पहले कोई नियमित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और भारतीय भाषाओं की भी उन्हें प्रायः जानकारी नहीं होती। अतः उसने असैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले नए युवाओं की शिक्षा के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कंपनी के निर्देशकों ने उसके इस कार्य को अस्वीकृत कर दिया तथा 1806 इसकी जगह इंग्लैंड में हेलबरी स्थान पर कंपनी ने स्वयं अपना ईस्ट इंडियन कॉलेज शुरू किया। 1853 तक सिविल सेवाओं में नियुक्ति का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों द्वारा किया जाता था। ये नियंत्रक मंडल के सदस्यों को कुछ नागरिक सेवकों के नाम भी सिफारिश कराकर खुश किया करते थे। संसद द्वारा निर्देशकों से आर्थिक और राजनीतिक विशेषाधिकार वापस लिए जाने पर इन्होंने अपने इस आकर्षक विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए काफी प्रयास किए और इस अधिकार को त्यागने से मना कर दिया। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था कर देने से कि नागरिक सेवाओं में सभी भर्तियां प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएंगी, अंततः उनका यह अधिकार भी छिन गया। कॉर्नवालिस के समय से ही भारतीय नागरिक सेवाओं की एक विशेषता यह रही कि उनसे भारतीयों को पूरी तरह अलग रखा गया। 1793 में औपचारिक रूप से यह व्यवस्था कर दी गई कि $500 प्रति वर्ष से अधिक वेतन पाने वाले प्रशासन के सभी उच्च दरों पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति की जाएगी। सरकार के अन्य विभागों जैसे सेना, पुलिस, न्यायिक सेवा, इंजीनियरिंग के लिए भी यही नीति अपनाई गई। कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बने जॉन शो के शब्दों में, हमारा मूलभूत सिद्धांत यह है कि हर तरीके से पूरे भारत को हमारे हितों और लाभों के लिए अधीनस्थ बनाना है। भारतीयों को प्रत्येक सम्मान
गौरव और पद से जिसे पाने के लिए निम्नतम अंग्रेज भी उपलब्ध हो सकता है, वंचित कर दिया गया। अंग्रेजों ने यह नीति क्यों अपनाई? इसके कई कारण हैं। प्रथम, उन्हें यह विश्वास था कि अंग्रेजी विचारों, संस्थाओं और कार्यों पर आधारित प्रशासन की स्थापना केवल ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा ही की जा सकती है। उन्हें भारतीय लोगों की योग्यता और निष्ठा पर भी विश्वास नहीं था। उदाहरण के लिए निर्देशक मंडल के अध्यक्ष ग्रांट ने भारत के लोगों की निंदा की। उसने कहा कि भारत के लोगों की कौम बहुत गिरी हुई और निम्न है। उनके पास नैतिकता की भावना है पर वो बहुत दुर्बल है, और अपनी बुराइयों के कारण वे इसी प्रकार। कॉर्नवालिस का विश्वास था कि हिंदुस्तान है। यह ध्यान रखने की बात है कि यह आलोचना उस समय के भारतीय अधिकारियों और जमींदारों के लिए सच थी, किंतु यही बात अधिक नहीं तो समान रूप से भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के लिए भी सच थी। वास्तव में कॉर्नवालिस ने उन्हें लोभ से बचने और ईमानदार तथा अनुशासित रहने के लिए ही अधिक वेतन देने का प्रस्ताव किया था, किंतु उसने भारतीय अधिकारियों की भ्रष्टाचार प्रवृत्ति को रोकने के लिए किसी उपाय के बारे में सोचा तक भी नहीं। दुखों में डूबे हुए हैं व्यक्ति भ्रष्ट का प्रत्येक कुछ वास्तव में उच्च पदों से भारतीयों को अलग रखने की एक सुविचारित नीति थी। इन सेवाओं की जरूरत उस समय थी जबकि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और उसे मजबूत करने का समय था। अतः स्पष्ट रूप से यह कार्य उन भारतीयों पर नहीं छोड़ा जा सकता था जिनको अंग्रेजों की तरह ब्रिटेन के हितों की समझ व आंतरिक लगाव नहीं हो सकता था। इसके अलावा ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली वर्ग भारतीय नागरिक सेवाओं व अन्य सेवाओं में अपने पुत्रों व हितैषियों का एकाधिकार बनाए रखना चाहते थे। वास्तव में इन नियुक्तियों के लिए वे परस्पर खूब लड़े। कंपनी के निर्देशकों तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच स्थायी झगड़े की जड़ यह नियुक्ति करने का अधिकार ही था। तब वे भारतीयों की इन पदों पर नियुक्ति को स्वीकार कर ही कैसे सकते थे? तो भी निम्न पदों पर काफी बड़ी संख्या में भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी क्योंकि वे वेतन के पद थे जिनके लिए भारतीय आसानी से उपलब्ध हो पाते थे। भारतीय नागरिक सेवाएं धीरे धीरे विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली व कुशल सेवाएं बन गई। उसके सदस्यों को काफी अधिकार प्राप्त थे और ये प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेते थे। इनमें स्वतंत्रता, निष्ठा व परिश्रम की कुछ परंपराएं विकसित हो गई थी, यद्यपि इनसे ब्रिटेन के हितों की ही पूर्ति होती थी। धीरे धीरे वे एक पृथक कठोर व सम्मानजनक जाति के रूप में परिवर्तित हो गए जिसका दृष्टिकोण काफी रूढ़िवादी और संकीर्ण थे। वे यह मानने लगे कि भारत पर शासन करना उनका दैवीय अधिकार है। भारतीय असैनिक सेवाएं, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को जीवंतता प्रदान की, प्रायः इस्पाती ढांचे के नाम से भी पुकारी जाती थी। धीरे धीरे यह भारत के जीवन में जो भी प्रगतिशील या सुधारवादी चीज होती थी, उनकी प्रमुख विरोध बन गई तथा बढ़ते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध का लक्ष्य बन गई। सेना भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा प्रमुख स्तंभ सेना थी। सेना ने 3 प्रमुख कार्य किए। इसके द्वारा भारतीय शक्तियों, राज्यों को जीता गया। इसने ब्रिटिश साम्राज्य की विदेशी प्रतिस्पर्धियों से रक्षा की तथा सदैव आंतरिक विद्रोहों से ब्रिटिश सर्वोच्चता की सुरक्षा की। कंपनी की सेना के अधिकांश सिपाही भारतीय होते थे जो प्रायः वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों से भर्ती किए जाते थे। उदाहरण के लिए 1857 में कुल 3,11,400 सिपाहियों में से 2,65,900 भारतीय थे। इसके अधिकारी अंग्रेज ही होते थे, विशेष रूप से कॉर्नवालिस के समय से 1856 में सेना में कल 3 ही भारतीय अधिकारी ऐसे थे जिनका वेतन 300 रुपये प्रतिमाह था व जिन्हें उच्चतम सूबेदार का पद प्राप्त था। फौज में अधिकतर भारतीय ही शामिल किए जाते थे क्योंकि ब्रिटिश फौज काफी महंगी होती थी। इसके
अलावा भारत जैसे देश को जीतने के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता थी। चूंकि ब्रिटिश की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं थी, अतः सेना में ऑफिसर के पदों के लिए ब्रिटिश अधिकारी चुने जाते थे व कुछ ब्रिटिश फौज रखी जाती थी ताकि भारतीय सिपाहियों को नियंत्रण में रखा जा सके। फिर भी आश्चर्य होता है कि सेना में अधिकतर भारतीय होने के बावजूद भी मुट्ठी भर विदेशियों ने भारत को जीतकर अपने नियंत्रण में कर लिया। इसके दो संभावित कारण हैं। पहला, उस समय देश में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। बिहार या अवध के किसी सिपाही ने न ऐसा सोचा और न ही वो सोच सकता था कि मराठों या पंजाबियों को हराने में कंपनी की मदद करना भारत विरोधी है। दूसरा, भारतीय सिपाहियों में यह परंपरागत भावना थी कि जो उनको रोटी देता है उसके प्रति निष्ठा से सेवा करें, अर्थात जिसकी थाली में खाए उसमें छेद न करे। दूसरे शब्दों में, भारतीय सिपाही अच्छे मिशनरी की तरह थे और कंपनी अच्छी दाता थी। सिपाहियों को नियमित व ठीक वेतन भी दिया जाता था, जबकि भारतीय राजा व नवाब ऐसा नहीं कर रहे थे। पुलिस ब्रिटिश शासन का तीसरा स्तंभ पुलिस थी, जिसका सृजनकर्ता भी कॉर्नवालिस ही था। उसने जमींदारों से पुलिस के कार्य ले लिए कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स बनाई। इसके लिए उसने थानों की पुरानी भारतीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। इस कार्य में भारत ब्रिटेन से भी आगे रहा क्योंकि वहां पुलिस की व्यवस्था आरंभ नहीं हुई थी। कॉर्नवालिस ने दरोगा के नेतृत्व में, जो भारतीय होता था, सकिल या थानों की व्यवस्था की। बाद में जिले में पुलिस संगठन के नेतृत्व के लिए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, जिला अधीक्षक के पद का सृजन किया गया। पुलिस में भी उन्हें पदों से भारतीयों को अलग अलग रखा गया। गांवों में गांव का चौकीदार ही पुलिस का कर्तव्य निभाता था, जिसका खर्चा गांव वाले ही वहन करते थे। धीरे धीरे पुलिस डकैती जैसे बड़े अपराधों को कम करने में सफल रही। इसकी एक बड़ी उपलब्धि यह थी कि यह विशेष रूप से मध्य भारत में बड़े मार्गों पर यात्रियों को लूटने व मारने वाले ठगों का दमन करने में सफल रही। विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध बड़े षड्यंत्र करने वाले संगठनों पर भी इसने नियंत्रण किया और जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ तो इसे दबाने के लिए भी इसके प्रयोग किए गए। जनता के प्रति पुलिस का रवैया असहानुभूतिपूर्ण रहा और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1832 में लिखा कि जहां तक पुलिस का सवाल है, लोगों की सुरक्षा की बात तो दूर, जनभावना का इससे बेहतर उदाहरण मैं नहीं दे सकता हूं। अभी हाल में पारित एक अध्यादेश जिसके तहत कहीं भी चोरी होने पर पुलिस कार्यवाही केवल प्रभावित व्यक्तियों के कहने पर ही होगी, जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। कहने का मतलब, चरवाहा भेड़िए से ज्यादा खतरनाक है। न्यायिक संगठन अंग्रेजों ने सिविल व आपराधिक अदालतों के एक पद सोपान को अपनाकर न्याय करने की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। यद्यपि इसे वारेन हेस्टिंग्स द्वारा शुरू किया गया था, किंतु 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा इसे वास्तविक रूप दिया गया। प्रत्येक जिले में एक दीवानी या सिविल कोर्ट की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करता। जो सिविल सेवा का अधिकारी होता था। कॉर्नवालिस ने इस प्रकार सिविल जज व कलेक्टर के पदों को अलग अलग कर दिया। जिला न्यायालय के बाद पहले सिविल अपील की 4 प्रांतीय अदालतों में और अंत में सदर दीवानी अदालत में अपील की जा सकती थी। जिला न्यायालयों से नीचे रजिस्ट्रार का न्यायालय होता था, जिसका प्रमुख यूरोपीय व्यक्ति होता था, तथा इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होते थे, जिनके प्रमुख भारतीय जज होते थे, जिन्हें मुंसिफ और अमीन कहा जाता था। आपराधिक मामलों से निपटने के लिए कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 डिवीजनों में बांटा, जिनमें से प्रत्येक में सिविल कर्मचारियों की देखरेख में सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई। इन अदालतों से नीचे कई भारतीय जज होते थे जो छोटे मोटे विवादों को सुनते थे। सर्किट अदालत के बाद अपील सदर निजामत अदालत में की जाती थी। आपराधिक
न्यायालयों में मुस्लिम आपराधिक विधि को सुधार कर व कम दंडनीय बनाकर लागू किया गया ताकि वैसी अन्य सजाएं रोकी जा सके। सिविल अदालतों में अज्ञात समय से चले आ रहे क्षेत्र विशेष में प्रचलित या लोगों में मान्यता प्राप्त रीति रिवाज या परंपरागत कानून को लागू किया गया। 1831 में विलियम बेंटिक ने अपील की प्रांतीय अदालतों व सर्किट अदालतों को समाप्त कर दिया। उनके कार्य कमिश्नरों को तथा बाद में जिला मजिस्ट्रेटों व जिला कलेक्टरों को दे दिए गए। बेंटिक ने न्यायिक सेवाओं में भारतीयों की शक्तियों को और सम्मान को बढ़ा दिया तथा इनकी नियुक्ति डिप्टी मजिस्ट्रेट, अधीनस्थ जजों व प्रांतीय सदर अमीनों के रूप में की जाने लगी। 1865 में दीवानी और निजामत सदर अदालतों की जगह कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। अंग्रेजों ने पुराने कानूनों का संहिताकरण व सुधार कानूनों की नई व्यवस्था शुरू की। भारत में न्याय की परंपरागत व्यवस्था रीति रिवाजों कस्टमरी लॉ कोष्टक पर आधारित थी, जो एक काफी पुरानी परंपरा व व्यवहार पर आधारित थे। यद्यपि कई कानून शास्त्रों व शरीयत के साथ साथ शाही सत्ता पर आधारित थे। यद्यपि सामान्य रूप से अंग्रेज कस्टमरी लॉ को ही अपनाते थे, किंतु धीरे धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई व्यवस्था विकसित कर ली। उन्होंने विनिमय शुरू किए, तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया व उन्हें न्यायिक व्याख्याओं द्वारा समयानुकूल व व्यवस्थाकृत बनाया। 1833 के चार्टर में कानून बनाने की सभी शक्तियां सपरिषद गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भारतीयों को अब मानव निर्मित कानूनों का, जो चाहे अच्छे हों या खराब, पालन करना था, किंतु ये कानून मानव विवेक द्वारा निर्मित थे, न कि उन विधियों के अधीन थे जिनको आंख बंद कर इसलिए पालन किया जाता था कि वे दैवीय या पवित्र माने जाते थे और उन पर आपत्ति भी नहीं की जाती थी। 1833 में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में विधि के आयोग का गठन किया गया। इसके प्रयासों से भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड, पाश्चात्य आधार पर सिविल व आपराधिक प्रक्रिया संहिताएं व अन्य कानून संहिताएं बनी। इस प्रकार पूरे देश में एक ही तरह के कानून हो गए व उन्हें एक ही तरह की अदालतों की व्यवस्थाओं द्वारा लागू किया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि न्यायिक रूप से भारत एक हो गया। विधि का शासन अंग्रेजों ने विधि के शासन की अवधारणा को लागू किया। इसका अर्थ यह था कि कम से कम सिद्धांत रूप में प्रशासन का कार्य कानूनों के अनुसार, जो व्यक्तियों के अधिकारों, सुविधाओं और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं, चलाया जाएगा, न कि शासकों की इच्छाओं या व्यक्तिगत विवेक के आधार पर। किंतु व्यवहार में नौकरशाही व पुलिस को निरंकुश शक्तियां प्राप्त थी, जो प्रायः जनता के अधिकारों व स्वतंत्रताओं में बाधाएं डालती रहती थी। विधि के शासन का एक प्रमुख लक्षण यह था कि अपने कर्तव्यों को पूरा न करने या अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करने पर अधिकारियों को भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता था। विधि का शासन कुछ हद तक व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी था। यह सत्य है कि भारत में पहले के शासक प्रायः रीति रिवाजों और परंपराओं द्वारा प्रतिबंधित थे, किंतु उन्हें अपनी इच्छानुसार कोई प्रशासनिक कदम उठाने का विधिक अधिकार था और उनके ऊपर कोई ऐसी सत्ता नहीं थी जिसके प्रति दे जवाबदेह हों। भारतीय शासकों व प्रमुखों ने कभी कभी इस शक्ति का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार ही किया। ब्रिटिश शासन में इसके विपरीत सामान्यतः प्रशासन न्यायालयों द्वारा स्थापित कानूनों के अनुसार ही चलाया जाता था, यद्यपि कभी कभी कानून भी दोषपूर्ण होते थे और ये प्रजातांत्रिक प्रक्रियानुसार जनता द्वारा नहीं बनाए जाते थे, बल्कि विदेशी शासकों द्वारा निरंकुश रूप में बनाए जाते थे तथा अधिकतर शक्तियां सिविल कर्मचारियों व पुलिस को प्रदान करते थे। परंतु यह विदेशी
शासन में आवश्यक था, क्योंकि स्वभाव से ही ऐसा शासन प्रजातांत्रिक या उदारवादी नहीं हो सकता था। विधि के समक्ष समानता अंग्रेजों के अधीन भारत में कानून व्यवस्था विधि के समक्ष समानता की अवधारणा पर आधारित थी, जिसका तात्पर्य कानून की नज़रों में सभी को समान समझा जाने से था। सभी लोगों पर उनकी जाति, वर्ण, धर्म और वर्ग के भेदभाव बिना एक ही कानून लागू था। इससे पूर्व की न्याय व्यवस्था में ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव किया जाता था। एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण को गैर ब्राह्मणों से कम दंड दिया जाता था। ठीक इसी तरह जमींदार और कुलीनों पर आम आदमियों की तरह मुकदमा नहीं चलाया जाता था। वास्तव में उनके सभी कार्य न्याय पर आधारित नहीं होते थे। फिर भी विधि के समक्ष समानता के इस उत्तम सिद्धांत का एक अपवाद भी था कि यूरोपीय और उनकी संतति के लिए अलग अदालतें और अलग कानून थे। आपराधिक मामलों में उनके खिलाफ सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही कर सकते थे। बहुत से अंग्रेज अधिकारियों, व्यापारियों, सैनिक अधिकारियों आदि का व्यवहार भारतीयों के प्रति गरिमाविहीन, अनुचित, भेदभावपूर्ण तथा अभद्र रहता था। इस तरह यूरोपियों को अप्रत्यक्ष और अदेय संरक्षण दिया जाता था तथा यूरोपीय जज भी उन्हें छोटा मोटा ही दंड देकर टाल देते थे। इसके परिणामस्वरूप न्याय का अवैध रूप से दुरुपयोग हुआ। व्यवहार में जहां एक अन्य प्रकार की कानूनी समानता प्रकट हुई, न्याय महंगा हो गया था, क्योंकि वकीलों और न्यायालयों की फीस काफी ऊंची होती थी। अदालतें भी जिला मुख्यालय पर ही होती थी तथा मामले बरसों तक लंबित पड़े रहते थे। जटिल कानून अनपढ़ और अपेक्षित किसानों की समझ से बाहर था। इसलिए धनी लोग पैसों के बल पर सारी प्रक्रिया को अपने पक्ष में कर सकते थे। इसके अलावा पुलिस और शासन के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से भी न्याय की उपेक्षा की जा सकती थी। सरकारी कर्मचारी भी धनवानों और जमींदारों का पक्ष लेते थे। इसके विपरीत जो न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के आने से पूर्व यहाँ विद्यमान थी वह तुलनात्मक रूप में अनौपचारिक, तीव्र और सस्ती थी। इसलिए नई व्यवस्था कोई ज्यादा लाभकारी साबित नहीं हुई। 1.4 साराश अंग्रेजों के शासन के परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत एक क्लासिक उपनिवेश में तब्दील हो गया। यह ब्रिटिश उत्पादों के लिए प्रमुख बाजार, कच्चे माल और खाद्यान्नों का एक बड़ा स्रोत तथा विदेशी ब्रिटिश पूंजी के निवेशों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था। इसकी कृषि साम्राज्यवादी हितों के अनुकूल बना दी गई थी। यातायात व्यवस्था, आधुनिक खाने और उद्योग, विदेशी व्यापार, तटीय और अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी, बैंक और बीमा कंपनियों आदि का नियंत्रण विदेशी हाथों में था। भारत ने हजारों मध्यवर्गीय अंग्रेजों को रोजगार दिया और इसका 1/3 राजस्व इन लोगों के वेतन भत्तों पर व्यय हो जाता था। भारतीय सेना अंग्रेजी साम्राज्य की प्रमुख रक्षक के रूप में कार्य कर रही थी तथा यह पूर्व, दक्षिण पूर्व, मध्य और पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के हितों की रक्षा कर रही थी। इस सब के अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास पूर्णतया ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के अधीनस्थ बन गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विलीन हो गई थी। जिस समय ब्रिटेन विश्व के विकसित पूंजीवादी देश के रूप में उभर रहा था, उस समय भारत विश्व का पिछड़ा और औपनिवेशिक देश बनता जा रहा था। वास्तव में ये दोनों प्रक्रियाएं कार्य कारण के हिसाब से परस्पर संबद्ध थी। भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों की संपूर्ण संरचना के परिणामस्वरूप भारत व्यापार, वित्त, तकनीक आदि के क्षेत्र में निरंतर आश्रित होता चला गया।